बच्चों, स्वागत है फिर आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। पिछले क्लास में हमने जो है उमंग 2 प्रथम भाषा 10वीं कक्षा हिंदी का एक उपवाचक पढ़ा था, जिसका नाम था साई, जो हिमांशु जोशी की लिखी कहानी है। तो उसका पार्ट 2 जो आधा भाग है, आज हम पूरा कर लेते हैं। तो चलो शुरू करें। रिमेनिंग पार्ट शुरू करने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था। तो ये कहानी जो है एक पति पत्नी की है। पति जो है दूर अफ्रीका में रहता है और पत्नी जो है भारत में रहती है अपने बच्चों के साथ। तो पति का एक बार पत्र आता है कि वह बहुत ही बीमार है और उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन पता नहीं, उसे तो मरने का कोई डर नहीं, लेकिन उसके बाद पत्नी और बच्चों का क्या होगा यह उसकी चिंता सताई जा रही थी, कहकर उस पत्र में लिखा था। तो पत्नी ने वह पत्र पढ़कर पत्नी बहुत रोई। बच्चे भी बहुत ही घबरा गए माँ को रोता हुआ देखकर, क्योंकि बच्चे बहुत ही छोटे थे, उन्हें इतनी समझ नहीं थी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद पत्र आया कि उसकी तबीयत अभी थोड़ी ठीक होती जा रही है, हाथ को ऑपरेशन हो गया है, इसीलिए वह यह खत जो है दूसरों से लिखवा रहा है। और उसने कुछ पैसे भी भेजे थे। और इस तरह खतों का सिलसिला चलता रहा और खतों के साथ वह पैसे भी भेजता रहा। लेकिन कुछ दिन के बाद इसी तरह जो है बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे। जब वह अफ्रीका गया था पति, तो बच्चे बहुत ही छोटे थे। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए थे, तो पत्नी ने एक बार खत में लिखा था कि एक बार आ जाइए, बच्चे आपको देखने को तरस रहे हैं। लेकिन वह पति जो है जब वह जो है पोस्टपोन करते रहता है कि मैं अगले साल आऊँगा, फिर आऊँगा। लेकिन वह आता नहीं है। बेटी की शादी भी हो जाती है और बेटे की पढ़ाई भी हो जाती है। बच्चों ने जब लिखा कि हम लोग अफ्रीका आ जाते हैं, कुछ दिन मिलकर रहेंगे, तो वहाँ से खत आता है कि नहीं, यहाँ बहुत काम है, मैं आने की कोशिश करूँगा, आप लोग मत आओ। तो अगले का जो पार्ट है आज हम शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करें। अंत में एक दिन वह भी आ पहुंचा जब अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई, पर पिता के अब भी घर आने की संभावना न दिखी। तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती है, बहुत कमज़ोर हो गई है, एक बार अंतिम बार देखना भर चाहती है। प्रत्युत्तर में विस्तृत पत्र मिला, इलाज के लिए रुपए भी। परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया, अकस्मात पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी पूरी योजना के साथ। तो अज्जू जो है बहुत ही बड़ा हो गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और नौकरी की तलाश करने लगा। लेकिन तब भी पिता का आने का मतलब कोई चांस दिखाई नहीं दिया, कोई उम्मीद नहीं दिखी। तो उसने पत्र लिखा कि माँ बहुत बीमार रहती है और वह आपको अंतिम बार देखना चाहती है, बहुत कमज़ोर हो गई है, एक बार आकर जाइए। लेकिन पिता तो नहीं आए। लेकिन उत्तर आया, एक पत्र मिला और पत्र के साथ रुपये भी। लेकिन अज्जू ने क्या किया कि इस बार मैं अकस्मात जाऊंगा। अकस्मात मीन्स सडनली, अचानक जाकर मैं जो है पापा को चौंका दूंगा, सरप्राइज दूंगा, कहकर अज्जू ने प्लान बना लिया। कहाँ जाने का? अफ्रीका जाने का। टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट वीज़ा भी सब देखते देखते बन गया और एक दिन दिल्ली से वह विमान से रवाना भी हो गया। उसके मन में गहरी उत्कंठा थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे। उन्होंने कल्पना भी न की होगी कि एकाएक वह इतनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उनकी निगाहों में तो अभी वह उतना ही छोटा होगा जब वह निकर पहनकर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता था। अर्जुन ने प्लानिंग बना लिया कि अब वह पापा से मिलने खुद जाएगा। तो उसने पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा बनवाया, टिकट खरीदा और एक दिन दिल्ली से रवाना हो गया अपने पापा के पास अफ्रीका जाने के लिए। तो जब वह प्लेन में बैठा था, तो वह सोचने लगा कि जब मैं अचानक सडनली जाऊंगा पापा के पास, तो वे बहुत ही सरप्राइज हो जाएंगे। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका बेटा जो है इतना बड़ा हो गया, क्योंकि जब वह पिताजी बच्चों को छोड़कर गए थे तो बहुत ही छोटा था। जो निकर पहनकर गुल्ली डंडा खेला करता था। तो मुझे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, बहुत ही खुश हो जाएंगे, कहकर अज्जू जो है सोचता है प्लेन में बैठकर। तो चलो अगला पार्ट पढ़ते हैं। नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उसी पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था, परंतु वहाँ ताला लगा था। हाँ, उसके पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य यहाँ रहते हैं। रात को देर से दफ्तर से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, निपट अकेले हैं।
हवाई अड्डा मीन्स एयरपोर्ट। तो अज्जू जो है नैरोबी के एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और सीधा उसी एड्रेस पर जाता है जो पत्र में एड्रेस दिया गया था। लेकिन उस एड्रेस पर जाने पर जो है वहाँ उस घर को जो है ताला लगा दिखाई दिया। लेकिन उनके अज्जू के पिताजी की जो नेम प्लेट थी वो नेम प्लेट उस घर पर ज़रूर थी। पूछने पर पता चलता है कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी यहाँ ज़रूर रहता है, लेकिन रात को बहुत देर से ऑफिस से लौटता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, वह सिर्फ अकेला रहता है। अप्रवासी अप्रवासी का मतलब होता है इमिग्रेंट, मतलब जो मूल के भारतीय है लेकिन अपने कारोबार की वजह से या कोई जॉब की वजह से विदेश में जाकर बसे हैं, उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। दफ्तर दफ्तर यानी ऑफिस। तो चलो अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चों। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर बैठा प्रतीक्षा करता रहा। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामान के सामने बैठा ऊँघ रहा है। उसका नाम धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया। बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। भोजन के बाद वे उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर उन्होंने इंगित किया। एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में ढुलका किलक रहा है। यह किसका चित्र है? युवक ने गौर से देखा, कुछ झेमते हुए कहा, मेरा। तो अज्जू जो है ताला देखकर वही बारामदे में बेंच पर बैठते हुए प्रतीक्षा करता रहता है। प्रतीक्षा करना मीन्स इंतज़ार करना। तो रात को देर से एक बूढ़ा व्यक्ति जो है जब आकर ताला खोलने लगता है तो उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि एक युवक जो है सामान के सामने बैठे ऊँघ रहा है। ऊँघना का मतलब बैठे बैठे ही नींद आ जाना, झपकी लेना। तो उस बूढ़े ने उस बच्चे का नाम पूछा, उस युवक का नाम पूछा। जब उसने उनका नाम सुना, उस युवक का नाम सुना तो उसे प्यार से गले से लगा लिया। बड़े उत्साह के साथ उस बूढ़े आदमी ने उस युवक का मतलब अज्जू का स्वागत किया और भोजन के बाद जो है वे एक कमरे में ले जाते हैं अज्जू को और दीवार की ओर इशारा करते हैं। इंगित करना मीन्स इशारा करना। तो उस दीवार पर जो है एक नन्हा सा बच्चा अपनी माँ के गोद में हंसते हुए बैठा हुआ था। तो अज्जू ने पूछा कि ये किसका चित्र है? और अज्जू ने जो है बड़े गौर से उस चित्र को देखा और कहा कि ये तो मैं हूँ। वृद्ध इस बार कुछ और जोर से खिलखिलाए, मेरे बच्चे तुम इतने बड़े हो गए हो, सच कितने साल बीत गए, जैसे कल की बात हो। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा। तुम शायद नहीं जानते तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। कितने लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं, सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखलाया। साथ साथ साझे में हमने यह कारोबार शुरू किया। नैरोबी की आज यह एक बहुत अच्छी फर्म है। यह सब उसी की बदौलत है। कहते कहते वह ठिठक गए। जब अज्जू ने कहा कि यह तो मैं हूँ तो वह वृद्ध आदमी जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि मेरे बच्चे तुम कितने बड़े हो गए हो, सच कितने साल बीत गए, लेकिन मुझे लगता है ये तो कल की बात है। और अज्जू की तरफ देखते हुए वह बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम्हारे पिताजी और मैं जो है एक जिगरी दोस्त है, लेकिन हम दोस्त जैसे नहीं रहते थे। हम जो है दो सगे भाई जिस तरह रहते हैं उस तरह रहते थे। तुम्हारे पिताजी ने ही मुझे हिंदुस्तान से यानी भारत से बुलाया है और जो है मुझे यह काम सिखलाया है। और हम दोनों जो है साझे में मीन्स पार्टनरशिप ने, और पूरा काम सीखने के बाद हम दोनों में पार्टनरशिप में यह कारोबार यानी यह बिज़नेस शुरू किया है। और नैरोबी की यह जो है एक अच्छी फर्म है, मतलब बहुत ही बड़ा नाम है आज इस फर्म को, और ये सभी जो है तुम्हारे पिताजी की बदौलत है। कहते हुए वे अचानक रुक गए। ठिठकना मीन्स बोलते बोलते अचानक रुक जाना। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है। भाई बहन सब ठीक है? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। उस बूढ़े आदमी ने अज्जू का हाथ थाम लिया और अज्जू की माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है, भाई बहन कैसी है, कोई तकलीफ़ तो नहीं। इस तरह के हालचाल उस बूढ़े आदमी ने अज्जू से पूछा और अज्जू ने कहा कि सब ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं। तो चलो बच्चों अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। बस यही मैं चाहता था, यही।
हौले से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलके टिकाए कुछ सोचते रहे। कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए खोए से बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आसरे भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है। यदि वे टूट जाएं, छिन्न छिन्न होकर बिखर जाए, तो पल भर में पानी के बुलबुला की तरह सब समाप्त हो जाता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह बूढ़ा आदमी अज्जू का हाथ हिलाते हुए कहता है कि मैं यही चाहता था। और वे अज्जू से कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है, तिनके के सहारे वह जी लेता है। डूबते को तिनके का सहारा एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है संकट में फंसे हुए व्यक्ति को थोड़ी सी मदद मिलना। अगर कोई संकट में फंसा है तो उसे थोड़ी सी मदद मिल जाती है तो वह जी लेता है। लेकिन आगे चलकर वह बूढ़ा आदमी कहता है कि लेकिन तिनकों के साए मात्र के आसरे से भंवर से निकलकर किनारे पर आने भी लगते हैं कुछ लोग। मतलब किसी को अगर मदद मिलती है तो उस मदद के सहारे वह जी लेता है, संकट से बाहर आ जाता है। लेकिन सिर्फ कल्पना मात्र से कि हमें सहारा मिल गया है, हमें मदद मिल गई है, इस तरह की कल्पना मात्र से कुछ लोग जो है वह संकट को पार कर कर आ जाते हैं। तो अगर और जीवन जो है ऐसी ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है। अगर यह छिन्न भी न हो जाएगा तो पानी के बुलबुले की तरह जीवन भी समाप्त हो जाएगा, कहकर अज्जू को वह बूढ़ा आदमी समझाता है। चलो आगे पढ़ते हैं। जरा सोचो बेटे, वे खांसे। अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 10-15 साल पहले हो जाती तो क्या होता? भले ही वे अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते। उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। रुपए रेत में गिरे पानी पानी तरह कहीं विलीन हो जाते और तुम अनाथ हो जाते। तुम्हारी माँ घुल घुल कर कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते, जहाँ तुम आज हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। निराशा की, हताशा की, असुरक्षा की इतनी गहरी खाई में होते कि वहाँ से अंधेरे के अलावा और कुछ भी न दिखता तुमको। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया। हम दुर्बल होते हुए, असहाय अकेले होते हुए भी कितने कितने बिहड़ वनों को पार कर जाते हैं, सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे। वह बूढ़ा आदमी अज्जू से कहता है कि अगर समझो तुम्हारी पिता की मृत्यु आज से 10-15 साल पहले होती तो क्या हो जाता? वे तुम्हारे लिए अच्छी खासी रकम छोड़ जाते। तो जब वह यह बात कहते हैं तो अज्जू का चेहरा जो है असमंजस में पड़ जाता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है, क्योंकि अज्जू को तब तक मालूम नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। आगे चलकर वह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारे पिता जो है तुम्हारे नाम एक अच्छी खासी रकम छोड़ जाते, और वह रकम जो है, वह पैसा जो है रेत में गिरे पानी की तरह है। जिस तरह रेत में अगर पानी गिरता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कीमत नहीं होती, तो वह उस रुपए की भी कीमत नहीं होती। मतलब रुपए तो तुम्हें मिलता, तुम जो है उस रुपए से अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर लेते, लेकिन तुम अनाथ हो जाते। और तुम्हारी माँ जो है इसी गम में डूब कर जो है, कब की तुम्हारी माँ भी तुम्हारा साथ छोड़ देती, तुम्हारी माँ की भी मृत्यु हो जाती तुम्हारे पिता की मृत्यु की खबर सुनकर। और तुम जो इतने हौसले से आज पढ़कर इतने बड़े जो हो गए हो, तुम उस वक्त अगर यह खबर सुनते कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है तो तुम इतनी सुरक्षा से नहीं रह पाते और इतनी पढ़ाई से, मतलब इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते। तुम निराश हो जाते, हताश हो जाते, असुरक्षित हो जाते। तुम्हें मतलब इस बात की असुरक्षा होती कि मेरे सर से मेरी पिता की साया उठ गई है, और पिता की मृत्यु में माँ भी मर जाती तो तुम अनाथ हो गए हो कहकर तुम्हें लगने लगता, और तुम जो है इतने हौसले से आज जिस मकाम पर हो उस मकाम पर नहीं होते। हम जो है कभी कभी बड़ा जंगल भी जो है पार कर लेते हैं, सिर्फ इस सहारे की डोर हमारे साथ है, यह सोचकर जो है हम बड़े से बड़ा जंगल भी पार कर लेते हैं। मतलब बड़े से बड़ा संकट भी हम पार कर लेते हैं, सिर्फ इसकी वजह से कि हमारा साथ कोई है, हम सुरक्षित है, इस भावना से। और उन्होंने जो है अपने होठों को जो है जीभ की नोक से भिगाया। मतलब बूढ़ा आदमी था तो बातें करते करते उनका गला सूख गया था। उनका गला भराया।
तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे। अपने साझे कारोबार से उनके ही हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन का इंतजार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। तुम सरसब्ज हो गए है। मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। उनका गला भर आया। डबडबाई आंखों से वे दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र की ओर न जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। यह बताते हुए उस बूढ़े आदमी का गला भर आया कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु तो 15 साल पहले ही हो गई। गला भर आना मतलब एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत दुखी होना। और मैं जो आपको पैसे भेजता रहा वे तुम्हारे हिस्से का था, मतलब हमने पार्टनरशिप में जो बिजनेस शुरू किया था उसमें जो मुनाफा आता रहा तुम्हारे पिताजी के हिस्से का, वही पैसा मैं नियमित रूप से तुम लोगों को भेजता रहा। और मैं इतने वर्षों से इसी का इंतज़ार करता था कि कब तुम बड़े हो जाओगे। अब तुम तो बड़े हो गए हो। अब तुम जो है इस कारोबार में, इस बिज़नेस में मेरा हाथ बटाओ। हाथ बटाओ मतलब मेरी मदद करो। अब तुम सरसब्ज हो गई हो। सरसब्ज का यह मतलब होता है तुम इस काबिल हो गई हो कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। और मैंने अपने दोस्त को जो वचन दिया था कि तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूँगा, वह वचन मैंने आज पूरा कर लिया है कहकर वह बूढ़ा आदमी अज्जू से कहता है। और यह बातें कहते हुए वह बहुत ही दुखी होता है, उसका गला भर आता है और वह अपनी डबडबाई आँखों से उस दीवार की ओर देखता रहता है जहाँ उसके दोस्त का फ़ोटो टंगा हुआ था और न जाने क्या क्या सोचते रहता है। मतलब वह फ़ोटो देखते ही उसे जो है उन दिनों की याद आती है जो उन लोगों ने साथ मिलकर गुजारे थे। तो बच्चों, ये थी कहानी साई। बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा कि हमेशा आदमी को ईमानदार होना चाहिए, जिस तरह अज्जू के पिताजी के दोस्त थे। अज्जू के पिताजी के दोस्त को जो है इस बात की कृतज्ञता थी कि उनके दोस्त ने भारत से उन्हें नायरोबी बुलाया, बिजनेस किस तरह करना है यह सिखाया और पार्टनरशिप में बिजनेस भी शुरू किया। तो जब दोस्त बीमार होकर मर जाते हैं, लेकिन उस वक्त जो वचन दिया था उस वचन का पालन पूरी ईमानदारी के साथ वे निभाते हैं। कभी कभी जो है किसी की भलाई के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो उस झूठ बोलने वाले पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर उस वक्त झूठ नहीं बोलते वे दोस्त तो सच्चाई का पता चल जाता अज्जू को और उनकी माँ को, तो माँ जो है अपने पति की मृत्यु की बात सुनकर वे भी तभी मर जाती, क्योंकि तभी वे बीमार थी। और अज्जू के सर से माता पिता का साया उठ जाता और अज्जू जो है निराश हो जाता, हताश हो जाता, उसमें असुरक्षित भावना आ जाती और वह पढ़ लिख कर जो आज इस मकाम पे है शायद वह उस मकाम तक कभी नहीं पहुंच सकता था। इसीलिए उन्होंने वह बात छुपाई थी और पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई। तो ये थी हिमांशु जोशी जी की कहानी साई। तो बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर बनता है। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर पाठ समझ आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।